Good morning, dear friends. I hope all of you, have gone through the chapter 10 of the Stuart Close, as well as the aphorism 150, aphorism 4, aphorism 5, yesterday or today, and you have tried to collect the things. Okay, so we will now प्रोसीड फर्दर। हम लोग अब कल से आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जिक्र किया था स्यूडोक्रोनिक डिजीज के बारे में। अब स्यूडोक्रोनिक डिजीज क्या होता है? स्यूडोक्रोनिक डिजीज अपने को पता है क्या होता है? स्यूडोक्रोनिक डिजीज होता है बेसिकली वो डिजीज देखने में क्या लगता है कि ये क्रोनिक डिजीज है, बहुत दिनों से पेशेंट को परेशान किए जा रहा है, पर वो होता क्यों है? तो एक्साइटिंग कॉज के चलते बेसिकली ये स्यूडोक्रोनिक डिजीज के हिस्ट्री में अगर जाइएगा तो ये हिप्पोक्रेट साहब ने दिया था इसके बारे में। सबसे पहले हिप्पोक्रेट साहब ने बोला था कि ऐसा होता था। और कल जो हम लोग लेडी का एक केस डिस्कस किए थे कि 11 बजे 12 बजे 1 बजे दोपहर में मतलब खाना खाना, सुबह से खाली पेट रहना और नींद पूरा नहीं होना, ये सारे सिचुएशंस में एकदम पेशेंट को ऐसा लगेगा कि सही उसमें उसको फुल ब्लोन क्रोनिक डिजीज है, पूरा एकदम ही क्रोनिक डिजीज है। और केस टेकिंग करिएगा, इंडिविजुअलाइजेशन करिएगा तो कोई मेडिसिन आएगा नहीं। तो वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे आपको समझना है कि ये डिजीज जो है बेसिकली ये दवा से नहीं, ये किसी और चीज से ठीक होने वाला है। वो कोई और चीज क्या है? वो कोई और चीज है पेशेंट के हैबिटेट में, पेशेंट के एजुकेशन में सुधार करना। ठीक है, हम लोग मेंटल डिजीज पढ़े थे तो मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन जो हुआ करता था उसमें 2 टाइप का मेंटल डिजीज होता था डाउटफुल ओरिजिन में। या तो वो क्रोनिक मायाज्म के चलते है या नहीं है। तो कैसे पता चलता था? जो क्रोनिक मायाज्म के चलते नहीं है, फॉल्टी एजुकेशन के चलते होता है, तो वो कैसे पता चलता था? ऑब्वियसली जब हम लोग अगर फॉल्टी एजुकेशन वाले को एजुकेशन देंगे, जिसके पास जिस चीज़ का कमी है वो उसको दीजिएगा तो वो प्रॉब्लम सुधर जाएगा। बट क्रोनिक मायाज्म के चलते अगर है तो वहाँ पे दीजिएगा तो एग्रावेशन हो जाएगा। तो यहाँ वो भी बेसिकली जो मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ऑरिजिन में जो बैड एजुकेशन के चलते होता है, वो भी एक तरह से इंडिस्पोजिशन ही है। अरे भैया, हमको पता नहीं है कि गाली देना खराब है क्लास में, हमको पता नहीं है। हम देखे हैं कि हमारे बाबू घर में जो है सब लोग गुटखा खाते हैं तो हम भी गुटखा खाना शुरू कर दिए। अब पढ़े बड़े हुए तब जाके पता चला यार गुटखा तंबाकू ये अच्छा चीज़ नहीं है, तब हमने इसको छोड़ा। तो ये फॉल्टी एजुकेशन के चलते हो रहा है। और वहीं अगर क्रोनिक मायाज्म के चलते होगा तो हम चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। आप लोग स्टेफिसाग्रिया याद होगा, वहाँ क्या है? क्रेविंग फॉर टोबैको, वो मजबूर है खाने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये डिजीज है या इंडिस्पोजिशन है। अगर डिजीज है तो उसका डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिएगा, और अगर ये इंडिस्पोजिशन है तो यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का जरूरत है, एजुकेशन का जरूरत है। जो इरिटेटिंग कॉज है, जो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है पेशेंट को, उस चीज को हटाने का जरूरत है। अगर आप उसको नहीं हटाइएगा, नहीं हटाइएगा तो आप उसको ठीक नहीं कर पाइएगा। एफोरिज्म 7 जहाँ कौजा ओकेजनेलिस का जिक्र हुआ है, उसके फुटनोट में कैसे बोल रहे हैं हैनीमैन कि रूम में अगर कोई सेंटेड चीज है जिससे कि प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, तो उस चीज को आपको हटाना पड़ेगा। अगर इम्परफोरेट एनस है तो वहां पे आपको परफोरेशन सर्जिकली करना पड़ेगा, मैकेनिकली करना पड़ेगा। अगर कोई स्टोन है तो उसको क्रश करना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेन बॉडी इन
कॉर्निया है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। अगर कोई डिसलोकेशन है, अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसको एक दूसरे के अपोज में, एक दूसरे के सामने में अलाइनमेंट करना पड़ेगा। ये जो है, ये जो मैकेनिकल एलिमेंट्स है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर कहीं पे जस्ट बैंडेज किया हुआ है और वो बैंडेज टाइट है, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उसको आपको लूजन करना पड़ेगा। ये सारा चीज जो है ऑब्वियसली एक तरह से डायरेक्ट कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप देख रहे हैं और उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ भी हो मतलब गलत नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। और ये एक तरह से इंडिस्पोजिशन ही है। अब मान लीजिए कॉर्निया में किसी के फॉरेन बॉडी गया हुआ है, आप छोड़ दीजिएगा तो वहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, वो तो कॉर्निया पूरा खत्म कर देगा ना बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। सो ये कॉमन सेंस की बात है, इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा। किसी को अगर कोई लगातार ब्लड लॉस हुए जा रहा है, आर्टरीज या वेन्स कट गया है, तो उसको तो आपको बांधना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं कंट्रोल करिएगा तो कैसे होगा? तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा। और इसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये सारी चीजें मेडिसिन की नहीं, यहाँ हेल्प की जरूरत है। सो ये जो है आपको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मेडिसिन कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात जो है, ये सब करने के बाद अगर मेडिसिन की जरूरत है तो आप दे सकते हैं, इंडिकेशन आ रहा है। आप जाके केंट लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका से पढ़िएगा, जो कैलेंडुला लिखे हुए हैं तो कितना सुंदर लिखे हुए हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कब मेडिसिन देना है और कब नहीं देना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। तो ये समझना पड़ेगा। इस चीज को अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ आपको प्रेस्क्रिप्शन करना है और कहाँ आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है, अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो बस बहुत प्रॉब्लम होगा। सो जो भी इरिटेटिंग सब्सटेंसेस है, स्टुअर्ट क्लोज को अगर आप पढ़िएगा तो स्टुअर्ट क्लोज सीधे कह रहे हैं कि अगर कोई लेडी हिस्टेरिकल लेडी कोई सेंट यूज कर रही है और उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको सीधे सपाट शब्दों में मना कर देना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझको पता है कि मुझको केला खाने से प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, और मैं केला खाए जा रहा हूँ, तो कोई दवा दीजिएगा। ऑब्वियसली जब तक हम केला खाना बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस अपने आप को इरिटेट करना बंद नहीं करेंगे, तो ये ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें जो आपके लाइफ में आपको हेल्थ को डिरेंज करती हैं, उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाइएगा, अब मान लीजिए आजकल अपने लोग देखते हैं, बच्चे आ रहे हैं क्लास में, परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके आगे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं लेके कह रहे हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? सुबह उठता है तो फ्रेश नहीं रहता है, कब सोता है? और माँ बाप खुद 11-12 बजे तक सीरियल देखते हैं, तो वो क्या करेगा? वो भी बैठ के देखता है, टीवी देखते रहेगा। अब उसके बाद फिर 5 बजे 6 बजे स्कूल जाना है, तो 5 बजे उसको जगा दी माँ, टिफिन बना के भेज दी। अब क्लास में जाके सोएगा नहीं तो क्या करेगा? वो क्लास में जाके सोएगा नहीं तो क्या करेगा बच्चा? और जब क्लास में जाके सोएगा तो उसका परफॉर्मेंस कहाँ से होगा अच्छा यार? फिर स्कूल से आया ट्यूशन करो, ट्यूशन से आया खेलने जाओ, फिर ट्यूशन करो, हद है। उसका कहाँ से सही होगा? ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आप लोग हैं, प्रॉब्लम वो बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम तो आप लोग हैं।
आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। तो ये जो इनडिस्पोजिशन वाली चीजें हैं, ये जो इनडिस्पोजिशन वाली चीजें हैं, इसको आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपको कि बच्चा जो है सोता है और सुबह की तरफ पेशाब कर देता है, मतलब 3 बजे 4 बजे 2 बजे या मिड नाइट में। आप टेस्ट टेकिंग करना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि खाना खाया, पानी पिया और सो गया। पानी कितना पिया? इतना पिया। हद है। अगर तुम सोने से जस्ट पहले पानी पियोगे तो चांसेस हैं। तो वहां पे कई बार नॉक्टर्नल न्यूरेसिस के केसेस में जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं पेशेंट को कि सोने से 2 घंटा पहले पानी पीना बंद कर दीजिए और सोने से पहले पेशाब करके और उसके बाद सोएगा। और ऐसे बस इतना कर देने से बहुत सारे केसेस ठीक हो जाती है, बहुत सारे केसेस ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको तो हैबिट में प्रॉब्लम था, स्लीपलेसनेस वाले प्रॉब्लम्स। मोबाइल में लेके सोने का टाइम है, बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक झूल रहे हैं। क्या है ये? बेसिकली आप तो अपने स्लीप रिदम को खुद खराब कर रहे हैं। हमको पता है कि सोते समय लाइट ऑफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और उस समय आप अपने आप को स्लीप रिदम को खराब कर रहे हैं। फिर आपको सुबह उठ के जल्दी ऑफिस जाना है, कैसे फ्रेश रहिएगा? तो ये सारी चीजें अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसको अगर नहीं समझिएगा, ये भी इंडिस्पोजिशन है, और ये भी बेसिकली क्रोनिक डिजीज के टाइप, फुल क्रोनिक डिजीज के टाइप ये करता है। किसी को मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और खाना क्या खाते हैं, वो खाना में रफेज का कोई नाम ही नहीं है, सो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ पे आपको मेडिसिन देना है और कहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं देना है। ये क्लियरिटी होना चाहिए। अगर ये क्लियरिटी नहीं है तो आप कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा? सिर्फ मेटेरिया मेडिका पढ़ लेने से और उसके बाद जाके सिम्टम मिलाए कि अरे मॉर्निंग में इसको नोसिया हो रहा है, वोमिटिंग से अच्छा हो रहा है, शाम को स्लीपी रह रहा है, इरिटेबिलिटी है, नक्स भूमिका दे देंगे ठीक हो जाएगा। नक्स भूमिका देने से ठीक नहीं होगा, वो फिर रिपीट होगा। 1-2 दिन ठीक रहेगा, फिर रिपीट होगा। बाउंड टू रिटर्न, उसको होना ही है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। वो महीनों से इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास, दौड़ रहा है, बट किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि यार उसका लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ है। वंस आप उसका टाइमली सोने, टाइमली उठने और एक्सरसाइज करने को एडवाइस कीजिएगा, और उसके साथ मीठी गोली दे दीजिएगा, प्लेसिबो दे दीजिएगा, ही विल इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। बहुत सारे केसेज अपने पास आते हैं और अपने लोग करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये डिजीज है या नहीं है। उसके बाद ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा बहुत बार कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। बहुत सारी चीजें सर्टेन टाइम्स पे नॉर्मल होती हैं, और उसका अगर वो टाइमिंग चेंज हो जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। ये चीज हम लोग फिजियोलॉजी के स्टडी से, पैथोलॉजी के स्टडी से, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के स्टडी से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक 70 ईयर ओल्ड लेडी को ब्लीडिंग पर वेजाइना हो रहा है, और एक 12-13 साल की बच्ची को ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये दोनों में खतरनाक कौन है, नॉर्मल ज्यादा कौन है, कौन सा रेड फ्लैग है, ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 12-13 वाला में तो उसका मीनार की हो रहा है, दिस इज नॉर्मल थिंग, बट 70 साल की उम्र में अगर किसी को ब्लीडिंग पर वेजाइना हो रहा है,
एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, अगर जस्ट ट्रॉमा वगैरह का हिस्ट्री नहीं है, तो आप लोग थर्ड BHMS में हैं, आप लोग गायनी ऑब्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में फर्स्ट कॉज क्या होता है, फर्स्ट कॉज किस चीज को हम लोगों को रूल आउट करना पड़ता है, जेनाइटल मैलिग्नेंसी। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये सिम्टम है या नहीं है, ये डिजीज है या नहीं है। तो आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समराइज करेंगे, इस चैप्टर को फाइनल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।